हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे जनरल साइंस और ये क्लास नंबर 45 रहेगा। सारे पार्ट्स आप लोग विजिट कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में ये सब वीडियो आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ इसका @लर्नर्स गराज एजुकेशन टेलीग्राम पर मिलेगा, तो अगर जिसको आवश्यकता हो जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। झारखंड जीके का जो स्पेशल सीरीज शुरू किया गया उस जीके का वो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहता है, बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन आपके लिए रहेगा वह। बाकी क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक मेटल रिएक्ट अगर कराया जाए तो कौन सा गैस रिलीज होगा। और इस गैस की पहचान है कि यह जो गैस है वो पॉप साउंड के साथ यानी कि फट 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 की ध्वनि के साथ जो है जलता है, यानी कि पड़ाक पड़ाक साउंड करेगा अगर इसको आप लोग जलाते हैं तो इस गैस को आइडेंटिफाई कीजिए। ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा। ओके, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर दे दीजिएगा और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। अगर किसी एक एटम के बारे में बात की जा रहा है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर वह जो ऑर्बिट है वह आउटर मोस्ट है तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिएगा तो फॉर्मूला होता है जो मैक्सिमम नंबर पे इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कराना है किसी ऑर्बिट में, तो 2n² फॉर्मूला होता है। n इक्वल टू ऑर्बिट नंबर होता है जो कि आपको 1 2 3 4 ऐसे चलता है। पहले मैंने इसे पढ़े होंगे। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होगा, 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 2 का कीजिएगा तो 4 2 8 हो जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर अब 32 आ जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ते रहता है। तो 2 8 18 32 जो है ऐसे एकोमोडेट होता है। ओके ना, ऐसे होता है। लेकिन अगर कोई ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट आ गया तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। और 8 जिसमें है वो क्या होता है, वो नोबल गैसेस होता है, यानी कि इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। आंसर इसका 8 हो जाएगा। देख लीजिए यही सारा है। न्यूक्लियस यहाँ पे होता है जिसका खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। वो जो सेल का न्यूक्लियस था ना, सेल का न्यूक्लियस, उसका खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे। तो उनको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देख लिया आपने, इसका आंसर 8 हो जाएगा। 2n² फॉर्मूला से इसको निकाला जाता है। व्हाट इज द मटेरियल कॉल्ड विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। तो इसको आप लोग फ्यूल्स बोलते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है यह कि अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसको मतलब जलाने पर वह हीट प्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं। और एक आता है क्लोरीफिक वैल्यू। क्लोरीफिक वैल्यू क्या होता है, तो क्लोरीफिक वैल्यू होता है कि 1 kg की सब्सटेंस को जलाने पर जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलता है उसी को कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर देखिएगा, पूछ देखिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा क्लास 9 10 से जैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पटक देता है। तो अगर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोले तो आप बोलेगा कि इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इजी टू स्टोर होना चाहिए, वो जो है ऐश जो है प्रोड्यूस नहीं करता हो, उसके बाद ज़्यादा जो है हार्मफुल गैसेज जो है प्रोड्यूस नहीं करता हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब प्रोड्यूस नहीं करता हो। ओके ना, इजी टू स्टोर हो और इजी टू ट्रांसपोर्ट सब बता ही दिया। तो ये सब गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ओके ना, तो इसको ध्यान रखिए। जैसे एलपीजी है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसको आसानी से सिलेंडर में स्टोर किया जा सकता है, आसानी से जल भी जाता है। और हाँ, एक और जो गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी का क्वालिटी है वो होता है कैलोरीफिक वैल्यू इसका हाई होना चाहिए। पता चल रहा है कि 100 kg जो है हम लोग चला रहे हैं कोई चीज़ और उससे जो है 1 कैलोरी एनर्जी भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक ना, तो वह गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं कहा जाएगा। तो ये सब कुछ क्वालिटी होना चाहिए। ओके, तो ये होता है आंसर उसका सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, फ्यूल्स। द कलर ऑफ हेयर इज ड्यू टू द, तो ये मिलानी के चलते होता है ना, तो मिलानी के चलते कलर का हेयर होता है। यहाँ पे कुछ रीड कर लीजिएगा कि जो हेयर का कलर होता है वो डिटरमाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इन हेयर एंड एबंडेंस ऑफ टाइप ऑफ मेलानिन। जैसे जिसको यूमेलानिन है वो जो है ब्लैक और ब्राउन हेयर होता है, और अगर आपको फेनोमेलानिन है तो उसमें आपको रेड हेयर हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ चीज़ होता है जिसको पढ़ लीजिएगा। रेड कलर पूछेगा तो उसमें जो है फियोमेलानिन के चलते रेड हेयर होता है, और नॉर्मल जो होता है ब्लैक और ब्राउन वो तो आपको पता होगा, इसके चलते होता है मेलानिन के चलते। व्हाट इज राइबोफ्लेविन, क्या है, विटामिन है, प्लांट है, एंटीबायोटिक है या फिर कलरिंग सब्सटेंस है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, ये विटामिन है। विटामिन B2 का जो है नाम जो होता है केमिकल में वो राइबोफ्लेविन है। कितने बार डिस्कस कर चुका हूँ, सबको आप लोग देख लीजिएगा। विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है, B2 जो राइबोफ्लेविन है, B3 जो है नियासिन इसको बोला जाता है, और इसके चलते पेलाग्रा रोग होता है, ये याद रखिएगा। विटामिन बी जो आपको देखने को मिलेगा B5 है, उसको पेंटेथेनिक एसिड बोलते हैं, रटना नहीं है, P से 5 होता है, इसको याद रहेगा। विटामिन B6 जो है पैराटॉक्सिन है, B जो 7 है बायोटिन है, ये इंपॉर्टेंट है। और B9 को एक फोलिक एसिड कहा जाता है, और B12 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एग्जाम यही पूछा गया है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इसको साइनोकोबालेमिन के नाम से जाना जाता है। ओके ना, इसको कोबाल्ट कहा जाता है। तो आंसर हो गया। बाकी विटामिन ए जो होता है उसको आप लोग रेटिनॉल बोलते हैं, बी तो बता ही दिया। सी को आप लोग स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, डी को आपको कैल्सीफेरॉल, ई को आपको टोकोफेरॉल, और के को आप लोग बोलते हैं फिलोक्यूनिन ना, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैरोलस लीनियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं, यानी वर्गीकी के जनक कहे जाते हैं। ओके ना, इनको याद रखिएगा। और कुछ मैं बात करूं, जैसे फादर ऑफ अगर जेनेटिक्स आपसे पूछ देगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ इवोल्यूशन बोल देगा, फादर ऑफ आपको बोले
जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटी बोलेगा, दोनों का आंसर आप लोग लगे ग्रेगर जॉन मेंडल। वही मेंडल है जो कि अपना पी का प्लांट पर मटर जो है से पी मतलब अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए मटर का पौधा यूज किए थे। और एक और आया था फादर ऑफ इवोल्यूशन, वो आते आपके चार्ल्स डार्विन। और पूछेगा आपको कि डुवेल जो द्विनाम पद्धति होता है वह कौन दिए थे, तो वही दिए थे ना, कार्लस लिनियस। ओके, डुवेल नोमेनक्लेचर आप लोग बोलते हैं, डुवेल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, वो भी जो है कार्लस लिनियस के दिए थे। ओके, सारा चीज़ हो गया। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है चार्ल्स डार्विन का, ये भी याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एज अ फ्यूल इन कार्स एलोंग विथ पेट्रोल, तो पेट्रोल के साथ हम लोग ना इथेनॉल यूज कर सकते हैं। इथेनॉल आप लोग बायोडीजल या बायोफ्यूल के बारे में सुन रहे होंगे, मोदी जी भी अपने भाषण में देते रहते हैं, तो यही इथेनॉल यूज कर सकते हैं। इथेनॉल मतलब होता है दारू, ठीक है, जैसे कि C2H5OH। अगर एकदम नीट है, पूरा एकदम नीट मतलब एकदम जरा सा ही पानी नहीं है, तो इसको आप लोग गाड़ी में डालकर आराम से उड़ सकते हैं इधर उधर। ओके, तो C2H5OH है, इसको आप लोग इथेनॉल बोलते हैं, या इसको बोला जाता है इथाइल अल्कोहल ना, जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH है। ओके, इसको देख लीजिए, यही कॉमन अल्कोहल है। मीथेन तो CH पर होता है, आपको पता होगा, इसको मार्स गैस या मीथेन मार्स गैस बोलते हैं, आवारा गैस के नाम से जाना जाता है। ब्यूटेन आपको LPG में पाया जाता है, ये सब देख लीजिएगा। इथेन का फॉर्मूला होता है मीथेन इथेन C2H6। द कार्बोनेसियस डिमांड अकर्स ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ, तो यह होगा आपका ऑर्गेनिक मैटर, आंसर हो जाएगा। ये जो आप लोग कार्बोनेसियस डिमांड देख रहे हैं, इसको हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से भी जाना जाते हैं। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो ऑर्गेनिक मैटर के चलते होता है। कहने का तात्पर्य है, समझिएगा इसको, जैसे कि मान लेते हैं कोई पॉन्ड है या कोई कहीं पे ओशियन है, तो उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होना चाहिए, यानी कि एप्रोप्रिएट मतलब एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन होना चाहिए, उसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। अगर इसमें ऑर्गेनिक मैटर आप लोग दे देते हैं, यानी कि बहुत सारा मलमूत्र इसमें अगर चला जाता है, गंदगी चला जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट जो है से घटने लगता है, जिसके चलते बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है से बढ़ जाता है, या बढ़ जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड करने मतलब ऑक्सीजन का कंटेंट जब कम होगा तो डिमांड तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाएंगे ना एनिमल्स उसको लेने वाले, तो डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का कंटेंट घट जाता है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ओके, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है से बढ़ेगा ऑक्सीजन का कंटेंट घटने पर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक मैटर इसका आंसर हो जाएगा। वेयर इज अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया, तो अमोनिया जो है से यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है लीवर में, ठीक है। लीवर तो आपको याद होगा, वहीं पे जहाँ से बाइल जूस सीक्रेट होता है और जो कि गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, लीवर यहीं पे है, इसको बोला जाता है कि हमारे बॉडी का लार्जेस्ट जो है से इंटरनल ऑर्गन है। वेट इसका लगभग देखिएगा तो 1.5 kg के आसपास होता है, ओके ना, लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी में बोला जाता है। स्टोमक देख लीजिए, वहीं से जहाँ से HCl होता है जनरेट होता है, और पैनक्रियाज है जहीं से आपको पता होगा इंसुलिन सीक्रेट होता है, जो कि बीटा सेल सीक्रेट करती है। यही जो है लीवर है जो कि बाइल जूस सीक्रेट करता है, और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन नाम लार्ज है, लेकिन इसका लेंथ 1 से 1.5 से 2 मीटर होता है। और जो आप देखने मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे है, ये वाला है, इसका 6 से 7 मीटर लेंथ होता है, कहने को तो स्मॉल है। ओके ना, ये सब ध्यान रखिएगा। भोजन का पाचन सबसे पहले जो है से माउथ से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको पता होगा सालिवा लार होता है, जिसमें एक टाइलिन नाम का जो है से एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पी से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज मेनली प्रेजेंट इन विनेगर, सिरका में जो है मेन रूप से क्या पाया जाता है, तो सिरके का जो मेन सोर्स होता है उसमें होता है आपको एसिटिक एसिड ना। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड, इसको विनेगर। और एसिटिक एसिड का एक और नाम है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड ना। और जो एंड होता है, इससे पहले वाला ग्रुप देखिएगा तो HCOOH, HCOOH, ये आपका फॉर्मिक एसिड है ना, इसको मिथेनोइक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। आपका एंड का स्टिंग हो, यानी कि चींटी काट दिया, मधुमक्खी काट दिया, बी स्टिंग, नेटल का एक प्लांट कहा जाता है, सब में आपको पाया जाता है, यहाँ तक बिच्छू काटता है उसमें भी होता है। आंसर इसका डी हो जाएगा एसिटिक एसिड। साइट्रिक एसिड आपको पता होगा, बहुत सारा जो साइट्रस फ्रूट्स होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा, उसमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड आपको टमाटर में देखने को मिलेगा। टार्टरिक एसिड आपको इमली में देखने को मिलेगा, इमली मतलब टेमरिंड में ना। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, और क्या, और याद तो आए। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस कंट्रोल्स द हार्ट रेट ऑफ पेशेंट, तो पेशेंट का जो हार्ट रेट होता है उसको जो है कंट्रोल करने का काम करता है पेस मेकर ना। इस तरह से कुछ डिवाइस आपको देखने को मिलेगा। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, ECG और EEG फुल फॉर्म आप लोग बताइए। जब PDF आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे डाल दूंगा, फुल फॉर्म लिखिए जरा। ग्राफ और ग्राम में आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, एग्जाम में भी ऐसे दिया जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज 200 हर्ट्ज एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 2 मीटर, नो इस लेंथ इज 2 मीटर, यहाँ पे मिस्टेक है। इसकी लंबाई जो है से इसकी तरंगदैर्घ्य 2 की लंबाई 2 मीटर होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक ना। यहाँ पे वेवलेंथ जो होता है उसका लंबाई जो है 2 मीटर है। तो पूछ रहा था कि स्पीड साउंड का क्या होगा। देखिए फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C, या फिर आप लोग कभी भी बोलते हैं बाई लैम्डा होता है, यही होता है, लैम्डा फ्रीक्वेंसी है। सो
लैम्डा वेवलेंथ है, यह म्यू इसका फ्रीक्वेंसी है और सी जो स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो अगर सी यहाँ से निकालेगा तो सिंपली जो म्यू इंटू लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 हर्ट्ज है और यहाँ से 2 है तो कितना आ जाएगा 400 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आंसर इसका ही हो जाएगा। तो इसको निकाल लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, सही कर दूंगा। ओके ना। साउंड वेव जो होता है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। कहने का तात्पर्य होता है कि अगर वेव का डिस्टर्बेंस इधर है तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मोशन करता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रांसवर्स वेव जो कि लाइट होता है उसमें क्या होता है कि अगर लाइट इधर मूव कर रहा है या पार्टिकल का इधर मूवमेंट है तो वेव का मूवमेंट इधर होगा, यानी कि एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाता है। तो वो होता है आपको ट्रांसवर्स वेव, और ये जो साउंड होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। दोनों को याद रखिए। का फ्रीक्वेंसी का असाइनमेंट हर्ट्ज है। आइए जी थोड़ा सा ना आपको ज्ञान में वृद्धि करते हैं। देखिए अगर ये हर्ट्ज है, अगर ये साइंटिस्ट का नाम होता है, तो अगर साइंटिस्ट का नाम है और अगर आप लोग इसका पूरा नाम नहीं लिखते हैं, अगर साइंटिस्ट है उसी के नाम पर यूनिट रखा गया है, अगर यह नाम पूरा नहीं लिखते हैं तो इसको शॉर्ट में अगर लिख रहे हैं तो एजेड लिखेंगे तो एच कैपिटल होगा, लेकिन अगर पूरा लिखते हैं HERTZ तब ये छोटा हो जाएगा। समझ गए? उस तरह से न्यूटन तो एन लिखाया जाता है सिंबल, लेकिन छोटा जब लिखेगा तो NETON लिखेगा, न्यूटन NEWTON। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, ये कुछ ज्ञान में वृद्धि हो गया। What is the repeated reflection of sound from the walls of a big hall that results in the persistence of sound wave? तो इसको ना रिवर्बरेशन बोलते हैं, अनुरणन बोलते हैं या प्रतिध्वनि के नाम से जानते हैं। इसको देख लीजिए यहाँ पे। तो रिवर्बरेशन में होता क्या है कि अगर मान लेते हैं यहाँ से कोई बोल रहा है तो बाहर तक मतलब यहाँ तक जो साउंड ऐसा नहीं जाता है ठीक है। तो यहाँ पर साउंड जो है से इसमें ऐसा सरफेस बनाया जाता है जिससे साउंड जो है से रिफ्लेक्ट हो सकता है। साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्ट करके आगे तक पहुँचता है, इसीलिए जो है से इस फिनोमेनन को रिवर्बरेशन बोलते हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी होता है ना साउंड और पिच पर डिपेंड करता है। हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर देयर इन मीथेन? मीथेन का फॉर्मूला CH4। स्ट्रक्चर बनाइएगा तो C ऐसे बनता है ना। तो इसमें आपको पूछा है कि कितना जो है सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिंगल बॉन्ड है, आंसर इसका भी हो गया। बाकी अगर आपको बोल दे इथेन में देख लीजिएगा, तो इथेन में है C2H6 होता है फॉर्मूला। तो इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इससे आएगा, तो इसका बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 3 तो इधर हो गया, 3 6 हो गया, एक यहाँ 7 हो गया, तो इसमें 7 हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ई आपका इथाइन हो जाएगा, ETHYN इथाइन, यानी कि जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। अब इसका होता है CnH2n प्लस इथेन है ना, CnH2n+2, उसी ग्रुप का मीथेन भी है। तो इसका देख लीजिएगा, इसमें क्या है 1 2 3 4 तो सिंगल बॉन्ड हो गया और 2 तो डबल बॉन्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो बॉन्डिंग की कहानी आप लोग देख रहे हैं इसको कोवालेंट बॉन्ड बोला जाता है। और कोवालेंट बॉन्ड कब बनता है कि जब 2 एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या बोला? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ शेयरिंग है या कार्बन हाइड्रोजन के बीच शेयरिंग है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवालेंट बॉन्ड बोला जाता है। और जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको आप लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, या फिर इसको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो आंसर समझ गए होंगे। काउंट करने के लिए आएगा तो कर लीजिएगा, गड़बड़ नहीं मत कीजिएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आपको इंतजार था आ गया है। व्हेन अ जिंक मेटल पीस इज प्लेस्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज इवॉल्व्ड, और या प्रोड्यूस्ड बोल सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन होता है रिएक्शन, आप लोग देख लीजिए, रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं। ओके चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Zn के साथ जो है 2HCl यहाँ पे रिएक्ट करता है, और यहाँ से देखिएगा तो ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस स्विच होगा और एरो का साइन जाएगा क्योंकि गैस जो है से ऊपर निकलेगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देख लीजिए यहीं पे एक एक्सपेरिमेंट था और बोला जाता है कि जो गैस होता है वो फट फट ध्वनि के साथ जो है से जलता है, यानी कि पड़ाक पड़ाक जो है साउंड करेगा अगर जलता हुआ कैंडल इसके पास ले जाइएगा तो। क्लियर? तो इसको देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट आपको कराया गया था। आंसर इसका सी हो जाएगा। Can friction be eliminated entirely by polishing surface or by using lots of lubricants? देखिए इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा सी। फ्रिक्शन कैन नॉट बी टोटली एलिमिनेटेड एज देयर विल बी सम इरेगुलरिटी। आखिर फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे होता है, आइए कुछ आपको समझाते हैं। देखिए फ्रिक्शन होता है ना, कोई भी सरफेस आप लोग देखिएगा तो सरफेस ना, कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता है, आपको इस तरह का सरफेस देखने को मिलेगा। कोई भी सरफेस, उसको लार्ज माइक्रोस्कोप में डाला के देखिएगा तो सरफेस में आप लोग इरेगुलरिटीज आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कोई भी सरफेस ऐसे 100% स्मूथ आप लोग कह ही नहीं सकते हैं। दूसरा बात है कि अगर कोई दूसरा सरफेस अगर इस पर ऐसे आप लोग रखते हैं, इस तरह से अगर सोचिए कि ऐसे रख रहे हैं तो ये क्या हो गया, सरफेस दूसरे में इंटरलॉक हो गया ना। तो अगर एक दूसरे में इंटरलॉक होगा तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही। और मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सरफेस एकदम प्लेन इस तरह का हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ उसमें इरेगुलरिटीज आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इंटरलॉकिंग तो हमेशा हो रहेगा, तो यानी कि फ्रिक्शन कभी भी खत्म नहीं हो सकता, यानी कि नो सरफेस इन द वर्ल्ड इज 100%, अब बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनलेस, कोई भी सरफेस हो ही नहीं सकता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। फ्रिक्शन कैन बी मेड जीरो बाय पोलिशिंग, बिल्कुल गलत बात है, फ्रिक्शन को आप लोग जीरो कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि फ्लूइड में भी जो है फ्रिक्शन लगता है, जिसको आप लोग विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। आंसर इसका सी हो जाएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ट्री, ट्री कौन सा है, तो मनी प्लांट नाम है तो प्लांट है लेकिन ये ट्री नहीं है, ठीक है ना। यह एक क्रीपर के अंतर्गत आता है। क्रीपर क्या होता है कि इसका सॉफ्ट आपको देखने को मिलेगा, डलिया होता है और ये जो है जमीन पर ऐसे पत्थर पत्थर कैसे से आगे बढ़ता है, तो ये जो है इसको सहारा की जरूरत है, अगर दे सकते हैं नहीं तो जमीन पर ही पसर जाएगा, ठीक है। तो मनी प्लांट जो है एक जो होता है एक ट्री नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नीम ये सब ट्री है, बनियान ट्री है, पीपल ट्री है। नीम का आज़ादी रहता है, इसका होता है साइंटिफिक नेम, और बनियान का होता है फाइकस बेंथालिसी, जो कि इंडिया का नेशनल ट्री है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डायटोमिक, हीलियम, आर्गन, मीथेन या फिर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो होता है एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब होता है मतलब इसके जो एटम होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल होता है। कहने का मतलब समझिए, जैसे कि फ्लोरीन लिखा जाता है इस तरह से होता है, इसका फॉर्मूला देखिएगा तो F2 लिखा जाता है। तो गैसेज जो होता है नॉर्मली जो है सारा गैस नहीं बोल सकते हैं, ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है। बाकी हीलियम, आर्गन जो है ये सब आपको मोनोटोमिक देखने को मिलेगा, ओके, स्टेबल स्टेट में। और मीथेन तो आपको मीथेन जो है आपको एक तो कंपाउंड है CH4 गैस है, लेकिन यह CH4 कंपाउंड है, यह आपको डायटोमिक नहीं देखने को मिलेगा या मोनोटोमिक भी नहीं। डायटोमिक मॉलिक्यूल देख सकते हैं, हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा, H2 है यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब जो है आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, यानी कि इसके मॉलिक्यूल में 2 एटम होता है इस तरह से, ठीक ना। इसको समझ लीजिएगा, इसी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था यार। व्हाट इज द कंटिन्यूअस एंड द क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 10 से, तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, इसको ना इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जाना जाता है। मैं भी ना क्या करता हूँ, इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट नाम से जानते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में नॉर्मली रूप से देखिएगा तो एक बल्ब आपके पास होना चाहिए, एक तार तो होता ही है, इसके साथ एक स्विच के साथ एक ड्राइव मतलब सेल होना चाहिए, तो इतना कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और स्विच को देखिएगा की के नाम से भी जाना जाता है, के। हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्या कर दे कि यहाँ पे के लिख दिया, ऐसे डिनोट करके बोल दे कि के डिनोट्स व्हाट, समझ लीजिएगा। तो कुंजी होता है, इसका मतलब प्लग नहीं, इसका मतलब स्विच होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स इज यूज टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई चीज़ एक दूसरे में मिल गया है जो उसमें एक वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब कहने का मतलब होता है कि वो इवेपोरेट आराम से हो जाएगा, तो उसमें हम लोग इवेपोरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। इवेपोरेशन मेथड जैसे कि आपको बताया भी गया था कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास एक बहुत सारा कंपोनेंट है, जिसमें कोई एक जैसे कि पेट्रोल में कोई चीज़ चला गया है, तो आपको जो है उसको अलग करना है, तो हम उसको गर्म कर देंगे तो पेट्रोल से क्या होगा, आराम से इवेपोरेट हो जाएगा और हम लोग जो है सेपरेट कर लेंगे। तो इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट का जो आप लोग सेपरेट करते थे वो क्लास 9 में आपको डिटेल में समझाया गया था, जिसमें आप लोग क्रोमेटोग्राफी पढ़े होंगे, डिस्टिलेशन पढ़े होंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़े होंगे, सारा चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर, ओके ना। जिसमें एक सब्लिमेशन प्रोसेस भी आता है, याद है ना। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कोई साल्ट में ऐसे अमोनिया चला गया है, ठीक है, तो और चाहे कपूर में कोई चीज़ मिल गया है तो हमको अलग करना है, तो उसको गर्म कर देंगे, कपूर होता है, उसके बाद सॉलिड CO2 बोला जाता है, उसके बाद नैप्थलीन बोला जाता है, उसके बाद नौसादर होता है जिसको तूतिया आप लोग बोलते हैं NH4Cl, सबके सब जो है सबलाइम सब्सटेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन इसका आंसर हो जाएगा। घड़े का पानी जो ठंडा रहता है, गर्मी में सूती कपड़ा जो पहनते हैं वह सारा सब जो है इवेपोरेशन के चलते ही होता है। यहाँ तक कि तालाब का, समुद्र का पानी भी जो होता है वह इवेपोरेशन के चलते ही उड़ता है, बॉइलिंग के चलते नहीं। इवेपोरेशन किसी भी एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो होता है कन्वर्सन, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। ऑन हीटिंग इथेनॉल विथ कॉन्क मतलब होता है कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 4/3 के गिब्स, तो ये आपको देगा इथीन। देखिए इथेनॉल है C2H5OH, इसको ना कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ आप लोग गर्म कीजिएगा तो इथिन बन जाता है, इसको ना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोला जाता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट मतलब क्या होता है, अभी गर्मी में सुनते होंगे कि डिहाइड्रेशन हो गया उसको, तो डिहाइड्रेशन मतलब होता है पानी की कमी, तो इसका पानी जो है निकल गया है और पानी बाहर हो गया तो इथिन बन गया, यह समझ गया, तो इसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहा जाता है। दैट्स इट फॉर दिस क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।